दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यानी डेट कब ये अधिनियमित हुआ, पारित कब हुआ, तो 20 मई 1961। 20 मई 1961। और उसी सेम ईयर में इसमें क्या सेम ईयर, उसी सेम ईयर में 1 जुलाई 1961 को क्या हो गया, लागू हो गया। इसमें कुल धाराएं कुल अगर चैप्टर की बात करें तो कितने कुल चैप्टर, तो कुल चैप्टर कितने, 0 चैप्टर, लेकिन कुल धाराएं इसमें कितनी, कुल धाराएं 10। कुल धाराएं कितनी, 10 धारा। यानी जो धारा 1 है वो क्या बताती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी संक्षिप्त नाम बताती है, यानी इसका नाम क्या है इस अधिनियम का, और इसका संपूर्ण, यानी कहाँ पे ये विस्तार है इसका, तो कहाँ, संपूर्ण भारत में, कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। यदि ये पूछा जाए कि जब लागू हुआ था तब कहाँ पर, तब कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर में तब लागू नहीं था। अब आज के समय कितना है, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। दहेज की दहेज की परिभाषा किसमें दी गई है, यानी दहेज होता क्या है, यानी दहेज की परिभाषा किसमें दी है, धारा 2, यानी धारा 2 में दी गई है। दहेज क्या होता है, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का, यानी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, एफडी वगैरह, जैसे मकान, प्लाट, दुकान, रुपया, सोना, चांदी, वाहन आदि, यानी ये क्या हो गई, संपत्ति में आते हैं। कब दहेज कब लिया जाता है, दहेज कब लिया जाता है, विवाह या शादी के पहले या के समय, यानी शादी के समय या शादी के बाद। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, लेना या लेता है या देता है या देने का करार, एग्रीमेंट करता है, यानी यदि लेता है दहेज, या तो लेता है या देता है, या फिर देने का करार, एग्रीमेंट करता है कि हम इतने समय में दे देंगे आपको, तो ये भी क्या है, दहेज के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कैसे दहेज कैसे लिया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट लेता है या इनडायरेक्ट लेता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दो तरीके से, यानी किसको लेता है या देता है, किसको, यानी दहेज किसको लिया है, कौन लेता है कौन देता है, कौन लेता है कौन देता है, तो विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, यानी किसी पक्ष के माता पिता अन्य को, यानी किसी एक पक्ष के माता पिता अन्य को। अब परिभाषा, यानी परिभाषा के बारे में यदि हम बात करते हैं, दहेज दहेज क्या है, दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के पहले या बाद में या विवाह के समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, या एक पक्षकार के माता पिता अन्य पक्षकार या दूसरे पक्षकार के माता पिता को, या अन्य व्यक्ति या कोई और व्यक्ति हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी या ली गई है, यानी जो भी चीज है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ली या दी गई है, या लिए या दिए जाने का करार किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। लेकिन अपवाद इसमें क्या है, मेहर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे मेहर कितने तरह की होती, दो, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा। उसमें अपवाद 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 क्या है, मेहर या महर, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता, दहेज यानी ये पी की क्वेश्चन भी है, शादी के समय वर या वर के पिता द्वारा वधू को दिया जाने वाली रकम, यानी वधू को जो दी जाती है रकम, वो यानी वो दहेज के अंदर नहीं आती। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एक है जो केस है, कौन, हरबंश सिंह बनाम गुड़ सरल कौर, ये कौन से सन का है, 1989 का, कहाँ का, 1989 का, जहां लगातार दहेज की मांग हो रही थी, यानी जो यहाँ पे क्या हो रहा था, लगातार इस केस में क्या हो रहा था, दहेज की मांग हो रही थी, और हर बार एक अपराध होगा, यानी दहेज की जितनी बार मांग होगी उतनी बार क्या होगा, हर बार एक अपराध माना जाएगा, जितनी बार मांग उतनी बार एक अपराध। दहेज के लिए मांग होना जरूरी है, दहेज के लिए, यदि दहेज के लिए मांग नहीं है तो नहीं है दहेज, यानी तो गिफ्ट माना जाएगा, लेकिन दहेज के लिए क्या जरूरी है, मांग होना जरूरी है। तीसरी धारा में क्या आता है, दहेज लेना या देना, देने की शक्ति,
यानी दहेज लेने या देने की शक्ति, यानी दंड, इसमें दंड है। दहेज लेने या देने की साक्ष्य यानी पेनल्टी, यानी पेनल्टी दी गई है, इसमें दंड। यानी इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेगा या देगा या दुष्प्रेरक करेगा, यानी दुष्प्रेरक की हमने बीएनएस में कौन सी धारा पढ़ी है, धारा 34, धारा 34 हमें बता दी दुष्प्रेरक, यानी दुष्प्रेरक भी इसमें आएगा। यानी उकसाना, यानी कोई यदि उकसाता भी है तो भी उसको दंडित किया जाएगा। दहेज लेना या देना दोनों जुर्म है। इसमें दंड कितना बताया गया, जेल 5 साल से कम नहीं, मिनिमम कितनी 5 साल, और जुर्माना कितना बताया गया 15,000। दहेज दहेज के मूल्य की रकम के बराबर 15,000 या फिर दहेज की मूल्य की रकम के बराबर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वो दी जाएगी। जेल कितनी 5 साल से कम नहीं है। यदि दहेज लेने या देने का जो दंड दिया जाएगा तो उसमें 5 साल से कम नहीं होगी। दहेज क्या नहीं है, दहेज क्या नहीं है, ऐसी गिफ्ट या भेंट जो विवाह के समय वधू या दुल्हन या वर पक्ष को की ओर से दी जाएगी बिना मांगे, यानी जिसमें मांग नहीं हो, वो क्या गिफ्ट, ऐसी भेंट या गिफ्ट जो विवाह के समय वर या वधू, वर यानी जो दूल्हा वर की वधू पक्ष की ओर से दी गई है और बिना मांगे, यानी जो विवाह में या वधू की ओर से दिया गया हो वर को, या वर को दिया गया हो वधू की ओर से, दोनों ही गिफ्ट माने जाएंगे यदि उसमें मांग नहीं है। इसमें क्या है, एक शब्द आना चाहिए, मांग नहीं होनी चाहिए। यानी दहेज लेना देना किसमें आया, 3 धारा में। दहेज दो में क्या है, दहेज की परिभाषा किसमें, 2 में। दहेज लेना देना जुर्माने का दंड किसमें, लेने देने का दंड धारा 3 में। दहेज मांगने के लिए दंड, दहेज मांगने के लिए दंड, यानी यदि कोई दहेज मांगता है, उसमें 3 में क्या था, दहेज लेने देने के लिए दंड। तो लेने देने के लिए कितना दंड था, यानी दंड, वहां पे लेना या देना दंड नहीं है, वो कितना 5 साल, मिनिमम 5 साल, और 15,000 कितना जुर्माना, जुर्माना कितना 15,000 जुर्माना, और या फिर जितना दहेज लिया गया हो वो, यानी जो भी अधिक हो वो। इसमें क्या है, इसमें दहेज मांगने के लिए दंड, यदि कोई दहेज मांगता है तो वो भी क्या है, दंडनीय है। यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता, संरक्षक, नातेदार, रिश्तेदार से दहेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांग करता है, यानी या तो फिर वो डायरेक्ट मांग करता है या इनडायरेक्ट मांग करता है, तो इसमें जो जेल होगी वो कितनी होगी, मांग के लिए। यहाँ पे क्या है, मांग, वहां पे क्या है 3 में क्या था, दहेज लेनी और देनी, यानी वहां पे अगर तुमने ले लिया या दे दिया दहेज तो कितनी थी, 5 साल सजा। ये केवल मांग के लिए ही इसमें, इसलिए इसमें सजा कम है, इसमें केवल मांग ही, अभी लिया दिया नहीं है। दहेज की केवल मांग है तो मांग कितनी, 6 माह मांग कितनी, 6 माह के लिए। मैक्सिमम कितना है, 2 साल, मैक्सिमम कितना है, 2 साल। फाइन कितना है इसमें, फाइन 10,000, उसमें कितना था 15,000, या फिर या फिर दहेज की रकम के बराबर, ये था उसमें 3 में। अब 4A में क्या बता रहा है, विज्ञापन, विज्ञापन पर पाबंदी, कोई अपनी बेटी या बेटे या अन्य नातेदार से विवाह के बदले विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश लेने का वादा नहीं कर सकता, यानी धन का अंश लेने का ये वादा नहीं कर सकता कि ये यानी विज्ञापन नहीं कर सकता। दंड यानी जेल कितनी होगी, मिनिमम यदि विज्ञापन कर दिया तो जेल कितनी होगी, 6 माह, इसमें भी कितनी थी, 6 माह। मैक्सिमम कितनी होगी, 5 साल। यहाँ विज्ञापन हो गया तो मिनिमम तो इसके बराबर है, मैक्सिमम उसके बराबर, और फाइन कितना होगा, 15,000 फाइन। तो 6 माह, 5 और 15, ऐसे याद रखेंगे। दहेज लेने या देने के करार को, एग्रीमेंट को शून्य होंगे, यानी जो भी एग्रीमेंट होंगे, यानी दहेज यदि आपने वादा भी किया कि दहेज हम देंगे शादी के बाद, लेकिन यदि आप नहीं दे पा रहे हो, आपने नहीं दिया, तो उसको शून्य माना जाएगा। एग्रीमेंट जो भी हुए हैं वो दहेज के बाद क्या शून्य माने जाएंगे कानूनी तरीके से, यानी क्या माने जाएंगे, शून्य, कुछ नहीं देना है आपको। यानी उसके बाद दहेज का पत्नी या उसके वारिस के द्वारा
के फायदे के लिए होना। यदि आपने दहेज ले लिया है, मान लीजिए ले भी लिया, और उसके बाद दहेज का जो यूज होगा वो किसके लिए, किसके फायदे के लिए, पत्नी के फायदे के लिए और उसके वारिस के फायदे के लिए होगा। यदि दहेज वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति है, यानी दहेज यानी वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति है, यानी विवाह से पहले या बाद में या विवाह के साथ, या जब स्त्री अवयस्क यानी बिलो 18 से कम है, तो वह व्यक्ति 3 माह के अंदर दहेज की संपत्ति को वापस कर देगा। तो वो क्या कर लेगा, जैसे वो 18 की हो जाती है तो 3 माह के अंदर उसको उसकी संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। जिसने वह संपत्ति को संभाल रखा है दहेज वाली, उसको धरोहर के रूप में रखेगा, यानी जो धरोहर के रूप में जिसने रखा है उसको देना पड़ेगा। इसके बाद यदि महिला की मृत्यु हो जाती, मान लीजिए महिला की होगी मृत्यु, तो संतान को या माता पिता को यानी माता या पिता में से किसी को वापस कर दी जाएगी। यानी या तो फिर या संतान है तो संतान को नहीं, उसके जो महिला की माता या पिता को क्या कर दी जाएगी, वो संपत्ति वापस कर दी जाएगी। दंड क्या है, संपत्ति के मूल्य के बराबर फाइन, यानी जो संपत्ति है उसके मूल्य के बराबर फाइन। फाइन कितना होगा, संपत्ति के मूल्य के बराबर फाइन, यानी वो वापस करनी पड़ेगी। यानी 6 में ये बता दिया गया। उसके बाद 7, अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, यानी अपराधों का जो संज्ञान है वो कौन ले सकता है, अपराध जो है उसका संज्ञान कौन ले सकता है। दहेज के मामले में सुनवाई, यानी यदि दहेज के मामले में यदि सुनवाई हो रही है तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो महानगर में कौन लेगा, यानी मेट्रो सिटी में कौन लेगा, यानी महानगर मजिस्ट्रेट। कौन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी महानगर मजिस्ट्रेट। अन्य स्थान पे कौन, JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अन्य स्थानों पर कौन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और प्रथम, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। सुनवाई कब करेगा, यानी ये सुनवाई कब करेगा, यानी जो संज्ञान लिया जाएगा सुनवाई कब करेगा, तो सुनवाई कब करेगा, अपनी जानकारी पर, या फिर उसको खुद जानकारी मिल गई हो तो करेगा सुनवाई। यानी जो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, यानी महानगर में तो महानगर मजिस्ट्रेट, और अन्य जगह पे कौन, जुडिशियल JMFC लेगा। उसके बाद अगर ये सुनवाई करेगा, ये कब करेगा, या तो अपनी जानकारी पर, या तो उसको स्वतः जानकारी मिल गई हो तो, या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करेगा, या अपील के आधार पर, ऑन अपील अब कौन कौन कर सकता है, व्यथित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है वो कर सकता है, या पीड़ित व्यक्ति के माता पिता कर सकते हैं, या नातेदार रिश्तेदार, या कल्याणकारी कोई संस्था है, संगठन है, NGO वगैरह, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं, यानी सुनवाई की जानकारी, हमें सुनवाई करानी है वो। इसके बाद कल्याणकारी संस्थान के अंतर्गत क्या, केंद्र सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्थाएं, जो भी समाज कल्याण संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त हैं वो संस्थाएं। हर सेक्शन 8 के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों की प्रकृति, यानी कैसे अपराध माने जाएंगे, ये कैसे माने जाएंगे, संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, संज्ञेय अपराध, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस अपराध में क्या कर सकती है, यानी पुलिस को वारंट देने की भी आवश्यकता नहीं है, पुलिस क्या कर लेगी, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। यानी कैसे संज्ञेय अपराध है, कैसे संज्ञेय, कॉग्निजिबल ऑफेंस, और गैर जमानती है, जमानत नहीं होगी ऐसे अपराधों में, क्या नहीं होगी, जमानत, गैर जमानती, नॉन वेलेबल, और अशमनीय, यानी इसमें समझौता भी नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल, यानी नॉन कंपाउंडेबल, बहुत ऐसे संज्ञेय अपराध हैं, ठीक है, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, गैर जमानती, जमानत नहीं होगी इन अपराधों में, और इसमें समझौता भी नहीं होगा, इन अपराधों में क्या समझौता भी नहीं होगा। और जो सेक्शन, यानी किस में बताया गया, ये सेक्शन 8 में बताया गया, किस में बताया गया, सेक्शन 8 में, सेक्शन 8A में क्या बताया गया, धारा 3,
जो धारा 3 है, कौन सी धारा, धारा 3 में, धारा 3 में क्या बताया गया था, दहेज लेना और देना या दुष्प्रेरण करना क्या था, दंड माना गया था। धारा 4 में क्या था, दहेज मांगना दंड था। धारा 4 में क्या था, दहेज मांगना दंड था। धारा 6 में क्या था, शून्य बता दिया गया था, यानी जो भी एग्रीमेंट हुए उनको शून्य माना जाएगा, ये बताया गया था। उसके बाद ऐसे ही जो दहेज लेना और देना क्या है, दंड है, यानी उसका दंड बताया गया, दहेज लेना देना या दुष्प्रेरण करना दंड, और दहेज की मांग इसमें। इसके बाद यदि किसी पर धारा 3 और 4 के अंतर्गत केस किया गया है, यानी या तो इसके मांग लिया आपने दहेज, या दहेज लेने या देने या दुष्प्रेरण का दंड के अंदर केस किया गया है, तो स्वयं को निर्दोष साबित करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। यानी जो अभियुक्त होगा, कौन, अभियुक्त, जिसके खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है, यानी वो खुद ही अपना, उसका खुद का दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। यानी इतने ये कैसे हैं, अक्षमनीय, यानी इसमें क्षमा, नॉन वेलेबल, बहुत ये अक्षमनीय अपराध है। ये कैसे अक्षमनीय अपराध, यानी बहुत वैसे अपराध, संज्ञ अपराध हैं, संज्ञ अपराध बोलेंगे इनको। यानी धारा 8 बी में क्या बताया गया, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। धारा 8 में तो अपराध कैसा है ये बताया, धारा 8 ही में बताया गया कि उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। धारा 8 बी में बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन है, डीपीओ, जो डीपीओ है, यानी वो क्या करेगा, डीपीओ को नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार। नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार। कितने डीपीओ को अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कितने डीपीओ को अपॉइंट किया जा सकता है, यानी जितनी राज्यसभा चाहेगी उतनी कर सकती है। यानी इसमें डीपीओ को नियुक्त कौन कर सकता है, यानी डीपीओ को राज्य सरकार। उसके बाद डीपीओ की शक्ति क्या है, पावर क्या है डीपीओ की, यानी डीपीओ किसको बोलेंगे, यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी डीपीओ की शक्ति क्या है, पावर क्या है डीपीओ की, और कार्य क्या है, तो एक्ट के नियमों का पालन कराना या देखना, यानी जो एक्ट है, जो अधिनियम बना है, उसके नियमों का पालन सही से हो रहा है, यानी डीपीओ कौन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि एक्ट के सही नियमों का पालन हो रहा है, इसकी देख रेख करेगा। दहेज लेना और देना क्या, दुष्प्रेरक को रोकेगा, यानी दहेज लेने देने और उसके लिए उकसाने वालों को क्या करेगा, रोकेगा। दहेज की मांग को यथासंभव रोकने का प्रयास करेगा, यानी दहेज की मांग है उसको यथासंभव, जो मांग है उसको जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना रोकने की कोशिश करेगा। अपराधी के संबंध में साक्ष्य या सबूत को इकट्ठा करेगा, यानी जो अपराध किया जिसने, उसके संबंध में क्या करेगा, सबूतों को इकट्ठा करेगा। लेकिन अभियुक्त की खुद की जिम्मेदारी है, अभियुक्त के खिलाफ कुछ नहीं है। अभियुक्त जिसके खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है उसको खुद को साबित करना कि मैं बेकसूर हूँ, और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्य करना, यानी और जो राज्य सरकार जो भी ड्यूटी देगी वो करेगा। डीपीओ को सरकार, यानी डीपीओ को राज्य सरकार, डीपीओ को क्या होगा, डीपीओ को राज्य सरकार पुलिस ऑफिसर की पावर शक्तियां देती है, यानी डीपीओ को राज्य सरकार क्या, पुलिस ऑफिसर की पावर देती है। और राज्य सरकार है डीपीओ को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड, यानी एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगा। यानी राज्य सरकार क्या करेगा, इसको डीपीओ को क्या, एक सलाहकारी बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगा डीपीओ को सलाह देने के लिए। यानी डीपीओ को क्या क्या सलाह देनी है, वो इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगा, एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगा। सलाहकार बोर्ड, यानी जो सलाहकार बोर्ड होगा, एडवाइजरी बोर्ड, उसमें 5 लोग होंगे और मिनिमम जरूरी है कि 2 महिलाएं बहुत जरूरी हैं, उसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और समाज कल्याण कार्यकर्ता, ज्यादातर वो, और इनमें से ज्यादातर लोग हों वो कैसे हों, समाज कल्याण कार्यकर्ता हों। कौन हो, समाज कल्याण कार्यकर्ता होनी चाहिए। इसके बाद नियम बनाने की शक्ति, और नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, यानी इस एक्ट के
इस एक्ट के संबंध में, यानी इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति कुछ कुछ चीजों को छोड़कर किसके पास है, यानी नियम कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कौन सी चीजों को छोड़कर, जैसे राज्य सरकार के पास कौन कौन सी, डीपीओ को अपॉइंटमेंट करने की शक्ति, डीपीओ को अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त करने की, एडवाइजरी बोर्ड, यानी जो एडवाइजरी बोर्ड है यानी उसको उसको गठन करने की शक्ति, डीपीओ की जो पावर है, पावर कितनी है वो देने की, यानी एक पुलिस ऑफिसर की पावर देनी है वो भी शक्ति, उनको छोड़कर बाकी जो नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके पास है, नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उसके बाद घरेलू हिंसा है, लेकिन हम इसके थोड़े से क्वेश्चन है वो कर लेते हैं।